Hey everyone, hello and welcome to Study Club. In today's video, what are we going to do? So, we will be covering chapter number 1 of class 8 civics NCERT book, okay? And the name of the chapter is Indian Constitution. So now, moving on to the slides, here you can see the introduction of the chapter is that we will be doing the Indian Constitution chapter, okay? So, okay, before we begin, I would like to tell you that there are 3 topics in this chapter that we will be discussing. Number 1 is we are going to understand the term constitution, okay, the definition of constitution, okay, and one by one I'm going to tell you and explain you these points, okay. So the definition part is done. After it is done, there is the second topic, which is why does a country need a constitution? Okay, so this tells us the significance of constitution, that why it is important for a country to have a constitution. ठीक है, तो constitution की क्या जरूरत है और क्यों उसकी नीड होती है, ये हम सेकेंड टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है, एंड द थर्ड टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो हम समझेंगे कि क्या क्या फीचर्स है. तो ये 3 टॉपिक हैं, हम इन्हें कवर करेंगे. और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है विच इज डेफिनेशन. लेट्स कम टू दैट. सो you can see the definition is mentioned and it says that a constitution is a set of rules and principles according to which the government rules a country. Now what this is telling us, it is telling us, ठीक है, it is telling us what, that constitution क्या होता है, ये एक set of rules होता है, set of rules and principles होते हैं जिसकी हेल्प से एक जो गवर्नमेंट होती है ना, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, वो उस कंट्री को रन करती है. अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बहुत इजीली समझा दूंगी. देखो, आपकी बुक में एग्जांपल मेंशन है फुटबॉल गेम का. तो देखो, फुटबॉल जो गेम होता है, या कोई भी आप गेम ले सकते हैं, यू कैन टेक क्रिकेट और यू कुड टेक वॉलीबॉल. ठीक है, तो इन सब गेम्स में क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें मानने पड़ते हैं. इफ वी डोंट ओबे दोज रूल्स, व्हाट विल हैपन, जो वो गेम है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा. क्या हो जाएगा, गेम में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत खराब हो जाएगा वो गेम, है ना. उसके अंदर वो चीजें नहीं रहेंगी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए. तो क्या है, उसी तरह से देखो, जो फुटबॉल गेम होता है उसके रूल क्या होता है कि इफ यू यूज योर हैंड, ठीक है, व्हाट विल हैपन, वो एक फाउल कंसिडर करा जाएगा. तो फुटबॉल में सिर्फ हम अपने फुट को यूज कर सकते हैं, एंड द यूज ऑफ हैंड इज फॉरबिडन, यानी कि अगर करा तो फाउल हो जाएगा. तो उसी तरह से ये गेम तो एक बहुत छोटे लेवल पर हो गया. एक बड़े लेवल की बात कर रही हूं मैं, तो एक सोसाइटी को, एक कंट्री को चलाने के लिए, है ना, उसे रन करने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है, कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है, जिनको ओबे करना सबके लिए जरूरी होता है. सो इफ वी ओबे दोज रूल्स, व्हाट विल हैपन, वो जो कंट्री होगी ना, वो सक्सेसफुल बहुत आगे तक जा पाएगी, है ना, सक्सेसफुल हो पाएगी. और क्या होगा कि कंट्री के अंदर ना पीस मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी. ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे. देखो, अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, तो सब लोग अपनी अपनी मनमानी करेंगे, है ना, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा. लेकिन अब क्योंकि मेंशन कर दिया है कि ये रूल्स हैं एंड आपको ये मानने पड़ेंगे, दैट मीन्स अब कोई गुंजाइश ही नहीं रही किसी डाउट की. दैट मीन्स अब तो भाई मानने ही पड़ेंगे. ठीक है, और अगर आपने नहीं माने तो आपको फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट. ठीक, तो देखो, वही मैंने आपको बताया कि ये जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये किसी भी कंट्री को, उसको रन करने के लिए, है ना, वहां पे पीस मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं. अब जिस जगह पर, जिस बुक के अंदर, जिस डॉक्यूमेंट में हमें ये रूल्स मिलते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं. तो ये एक बुक है, इट इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बस इतना समझिए आप. ठीक है, तो इस बुक के अंदर हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मिल जाते हैं. ठीक है, और इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. और इन रूल्स की हेल्प से क्या होता है, एक जो गवर्नमेंट होती है ना किसी भी कंट्री की, वो उसको चलाती है ना, उसको रूल करती है, उसको रन करती है. तो दैट इज व्हाई अ कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, अब देखो, सेकेंड पॉइंट इज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट टेलिंग अस, सुप्रीम क्या होता है, हाईएस्ट, यानी कि सुप्रीम लॉ है. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है
इसे हम सुप्रीम लॉ बोलते हैं किसी भी कंट्री का, ठीक है। यहाँ पे लैंड से जो इंटेंशन है वो है कंट्री। देखो सुप्रीम लॉ कैसे है, यानी कि इट इज द हाईएस्ट लॉ, यानी कि ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनसे और ऊपर कोई रूल्स नहीं है, यानी कि आपको यही रूल्स मानने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई रूल यहाँ पर नहीं चलने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सुप्रीम लॉ, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ यू सी कि कितना ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, यानी इतना सारा उसके अंदर लिखा हुआ है, इतने सारे रूल्स उसके अंदर मेंशन्ड है ना। सो इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। और ये इफेक्ट में कब आया था, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो इसको पहले फ्रेम किया गया था, और फ्रेम करने वाले कौन थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उसे लिखा था, ठीक है। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज वन ऑफ देम, ठीक है। तो और इन्होंने बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करा था इन ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिंस ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the drafting of the Indian Constitution, that is why he is given this title. And what is this? He is given the title of the father of the Indian Constitution. तो आपको अगर वन मार्कर में ये आए कि who is known as the father of the Indian Constitution, so you have to write Dr. Bhimrao Ambedkar. Okay, so with this the definition part is done. Now moving on to the next slide. अच्छा, अब ये वाला क्या है, ये है हमारा सेकेंड टॉपिक, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो हमें क्यों जरूरत होती है, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कंट्री है, कंट्री में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। तो देखो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो क्या थी, बेसिकली अ रूल बुक, ठीक है। वो बुक जिसके अंदर, या वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा, तो सोसाइटी में ना बिल्कुल भी पीस नहीं रहेगा, है ना, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इतने लड़ाई झगड़े, इतने क्लैशेस होंगे, इतने डिफरेंसेस होंगे, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ना हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखो बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। और उन्हीं चीजों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की नीड होती है कंट्री में, है ना। तो अब हम देखते हैं वन बाय वन, लेट्स कवर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन विच इज इट हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन अग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्नड। यानी कि इसके अंदर जो रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं ना, वो ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं जिनको सब लोग अग्री कर पाए, यानी कि सब उन रूल्स से राजी रहते हैं, है ना। ऐसे होते हैं वो, मतलब किसी के अगेंस्ट में नहीं जाते। कोई कह रहा है नहीं ये रूल मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, मेरी एस्पिरेशन के अगेंस्ट में जा रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो। तो दिस इज नॉट द केस। सब पीपल अग्री करते हैं उन रूल्स के लिए, है ना, और वो खुशी खुशी उन रूल्स को अग्री करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। यानी कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो उन लोगों ने इस बात का ध्यान रखा था कि हमारी कंट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो लोग हैं उनकी क्या क्या एस्पिरेशन है, यानी कि वो क्या चाहते हैं अपनी कंट्री में कि ये चीज़ें हों, है ना। तो वो उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने वही सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर दी, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों पर सब लोग अग्री करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सब होता है जो उस कंट्री के लोग उस कंट्री से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इट हेल्प्स टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल सिस्टम। देखो पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, ठीक है। तो वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा है, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, या वहाँ पर मोनार्की है, या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है ना। ये सब चीज़ें हमें मेंशन होती है कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेसी, है ना। आपको पता होगा डेमोक्रेसी में क्या होता है,
जो लोग होते हैं ना, दे आर सुप्रीम, यानी कि उनके पास ये पावर होती है कि वो लोगों को इलेक्ट कर पाए, ठीक है, ये लोगों के पास पावर होती है। सो ओवरऑल जो लोग होते हैं उनके पास पावर होती है। और वी टॉक अबाउट मोनार्की, सो अगेन दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो सारी पावर्स होती हैं वो किसके पास होती है, एक किंग के पास होती है, और वो किंग अकेले ही सब कुछ रूल करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि किसी भी कंट्री का जो स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वेदर इट इज़ अ डेमोक्रेसी और इट इज़ अ मोनार्की, ठीक है। तो ये सब भी हमें कहाँ से पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। आपकी बुक में नेपाल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वहाँ पर पहले क्या थी, मोनार्की थी, वहाँ पे किंग रूल करता था। और उसके बाद क्या हुआ, लोग उसके रूलिंग से इतने परेशान हो गए कि फिर लोगों में इतना एंगर भर गया कि उन्होंने फिर उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करा, और उस रिवोल्ट के बाद में क्या हुआ, वो जो मोनार्की थी वो हट गई और वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। और डेमोक्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, इन डेमोक्रेसी पीपल आर सुप्रीम। तो डेमोक्रेसी इटसेल्फ मीन्स कि रूल बाय द पीपल, है ना, रूल बाय द पीपल। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए है ना। अब थर्ड वाला कि क्यों जरूरत होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स, सेफगार्ड्स हो गए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय द लीडर्स, ठीक है। देखो, हमारे पास ये पावर होती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो अपनी पावर्स का अच्छा ही इस्तेमाल करेंगे, है ना, कुछ करप्ट भी हो जाते हैं ना, तो वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन केस अगर उन्होंने अपनी पावर्स का गलत यूज करा, उसको मिसयूज करा, ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके उसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए प्रोटेक्शन दी हुई है ना। तो अगर वैसी कुछ ऐसा, अगर उस टाइप की कोई सिचुएशन अराइज होती है, सो इन दैट सिचुएशन जो वो लीडर्स हैं उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, ठीक है। और ये क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक टीचर होती है क्लास की, ठीक है, वो एक बॉय को मॉनिटर अपॉइंट कर देती है, एंड उसके बाद वो कहीं चली जाती है किसी वर्क से। तो वो जो लड़का होता है, वो जो क्लास मॉनिटर होता है, वो दूसरे जो उसका जो फेलो क्लास मेंबर होता है उसको रोंगली उस पर कोई इल्ज़ाम लगा देता है कि ये शांत नहीं बैठ रहा था या ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। हालांकि क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बेचारा आराम से अपना वर्क कर रहा होता है। तो देखो, इन दैट केस क्या हुआ कि वो जो मॉनिटर था उसने अपनी पावर का, ठीक है, गलत इस्तेमाल करा। तो उसी तरह से जिस तरह मैम ने, एक जो क्लास की टीचर थी, उन्होंने उस मॉनिटर को अपॉइंट करा, उसी तरह से जो हम लोग होते हैं, ठीक है, हम किसको अपॉइंट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स पता नहीं अच्छे से भी वर्क कर सकते हैं और गलत तरीके से भी कर सकते हैं ना, सो दैट इज अपॉन देम, ठीक है। सो इन केस अगर उन्होंने उन पावर्स का गलत यूज करा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मेंशन है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो मिसयूज है इसके अगेंस्ट में क्या है, उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, और हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, ठीक। अब देखो, आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, विच इज फंडामेंटल राइट्स विच आर वेरी असेंशियल, है ना, फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। और ये राइट्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, ये हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, किस लिए, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट, जो इतने ये स्पेशल एंड खास जो राइट्स होते हैं, ये हमें कहाँ मिलते हैं, दे आर मेंशन्ड वेयर, इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है ना। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि लोगों को इतनी पावर उसने दे दी। अब देखो, अब क्या है कि लास्ट पॉइंट इज, in a democracy a constitution ensures that a dominant group does not use its power against less powerful groups। देखो, किसी भी कंट्री में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ज़्यादा लोग मेजोरिटी में होते हैं, है ना, ज़्यादा नंबर में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ना अपनी पावर को गलत तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और जो कम अमाउंट में, जो कम नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, है ना, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं,
या क्या कहते हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, ठीक है, कि अगर ऐसा हुआ कि जो मेजोरिटी होती है, जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, जो ज़्यादा नंबर में लोग होते हैं, कि वो उनकी जो पावर है उनको जो लेस पावरफुल पीपल होते हैं, जो लेस पावरफुल ग्रुप्स होते हैं, उनके अगेंस्ट में ना एक्सरसाइज कर पाए। यानी कि ये जो लेस पावरफुल ग्रुप्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि आप ये जो डोमिनेंट ग्रुप होता है, सो दैट ये इनको ओप्रेस ना कर पाए। और अगर इन्होंने ऐसा करा तो फिर इनको भी क्या होगा कि इनके लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो इनको भी देखो, ये जो लेस पावरफुल ग्रुप हो गए, जो माइनॉरिटी हो गई इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इनके लिए क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए सेफ गार्ड प्रोवाइड कर दिया है ना। तो देखो इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो देयर आर सम फीचर्स मेंशन्ड इन योर बुक, so one by one I am going to cover each and every one of them. So coming on to the very first feature which is federalism. अब देखो federalism क्या होता है। It refers to the existence of more than one level of government in the country. यानी कि किसी भी कंट्री में दो या दो से ज़्यादा जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसे बोलते हैं हम फेडरलिज्म। अब हम अगर अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें जो पावर है वो डिवाइडेड है। एक तो सेंट्रल लेवल हो गया, ठीक है, एक स्टेट लेवल हो गया, और लास्ट वाला जो है वो है लोकल लेवल, ठीक है, लोकल लेवल। अब देखो उसमें क्या है, सेंट्रल लेवल के जो लॉज हैं वो कौन फ्रेम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। स्टेट लेवल पर जो लॉज है वो कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स करेगी। और जो लोकल लेवल होता है, जो विलेज लेवल होता है, जो जिसमें विलेजेस वगैरह आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके लिए लॉज कौन फॉर्म करेगी, जो लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी वो करेगी। तो ये 3 तरीके की पावर शेयरिंग है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं, कि जहाँ पर एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, सिटीजन्स आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल पे क्या करेगी, पूरी कंट्री के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉज बनाएगी, स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और जो लोकल लेवल होता है, ठीक है, विलेज लेवल जो होता है वहाँ के लिए जो विलेज वाली गवर्नमेंट है वो बनाएगी, ठीक है। और विलेज वाले जो सिटीजन होते हैं उनके लिए विलेज वाली जो गवर्नमेंट है वो फ्रेम करेगी, स्टेट लेवल पर स्टेट वाली, और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल वाली। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर, ठीक है। तो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, 3 लेवल्स पर है। एक तो सेंटर मैंने बताया आपको, सेकंड इज एट द स्टेट लेवल, और एंड एक थर्ड लेवल भी है जो विलेज लेवल मैंने बताया। देखो पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, तो ये वही वाला है पंचायती राज। इट मीन्स जो विलेज लेवल पर जो होती है ना गवर्नमेंट, जो रूल करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पंचायती राज, ये उसका नाम है। तो इसी तरह से 3 हो गए, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये आ गया फेडरलिज्म में। अब आते हैं अपनी सेकंड वाले फीचर पर। देखो यहाँ पर क्या है, दिस फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो ये खासियत क्या है, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी खासियत है, ठीक है, इसका फीचर है। तो देखो इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज for all citizens. This means that every citizen of the country has a direct role in electing their representatives irrespective of his her social background. अब देखो इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट होता है जहाँ पर जो लॉज होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब देखो हमारी कंट्री में क्या होता है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसी तरह से देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट टू, ठीक है। तो इसके अंडर में क्या होता है कि सब जो लोग होते हैं उनको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी लोग 18 ईयर्स या उससे अबव के होते हैं, ठीक है, उनके पास ये राइट होता है, ठीक है, उनके पास ये राइट होता है कि वो डायरेक्ट रोल प्ले करके क्या कर सकते हैं, वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट कर सकते हैं,
और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको इलेक्ट करके ये कहाँ भेज देंगे, पार्लियामेंट में, और इसी पार्लियामेंट में जाकर ये फिर क्या करेंगे, लॉज बनाएंगे, ठीक है, इन लोगों के बिहाफ पर। और देखो ये जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना, ये किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, यानी कि किसी का कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो, किसी का कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन हो, है ना, मेल हो या फीमेल हो, है ना, जेंडर वगैरह हो, तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। 18 से 18 प्लस जो भी हैं सब के सब उनके पास ये राइट है, वोटिंग राइट, ठीक। अब देखो 10 रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि देखो इन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने वाले भी हम हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा करा जो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट गया, ठीक है, मतलब हम जो चाहते हैं अगर इन्होंने बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाके वर्क कर दिया तो हमें उसका आंसर देंगे, हम इनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इनको जवाब देना होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि इन्हें आंसर देना ही होगा कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड फीचर पर, विच इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब देखो पावर का जो सेपरेशन है क्या है, वो किस लेवल पे है। देखो ये फोटो देख रहे हैं आप, ये जो है ये है पार्लियामेंट, ठीक है, 3 जगह में जो पावर है वो डिवाइडेड होती है। हमारे इंडिया में देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ऑर्गन्स को मेंशन कर दिया है। नंबर 1 इज लेजिस्लेचर, नंबर 2 इज एग्जीक्यूटिव एंड नंबर 3 इज जुडिशरी। देखो यहाँ फोटो से आप देख सकते हैं, दिस इज द लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को कहते हैं, फिर आ गया हमारे ये एग्जीक्यूटिव और लास्ट में आ गया हमारा जुडिशरी, ये कोर्ट के लिए है ना, कोर्ट को मेंशन कर रहा है। देखो लेजिस्लेचर में क्या होता है, इट रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि क्या होता है कि ये कौन से लोग होते हैं, ये वो होते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट कर दिया, ठीक है, और फिर यही लोग जाके कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में, और वहां जाके हमारे लिए लॉज फ्रेम करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। अब देखो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, तो एग्जीक्यूटिव होते हैं इट इज द स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। अब इनका काम लॉज बनाना नहीं है, अब इनका काम है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब जैसे ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, पुलिस हो गई, तो इनका क्या काम है, अब ये देख रेख करेंगे कि भाई उन लॉज को अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अब इनको लागू करना किसकी जिम्मेदारी, एग्जीक्यूटिव की, ठीक है। तो ये पुलिस हो गई, प्राइम मिनिस्टर हो गए, IAS ऑफिसर्स हो गए ना, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब देखो थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं, विच इज जुडिशरी। It refers to a system of courts in the country who settle dispute and make sure that laws are obeyed. अच्छा, अब किसी के साथ injustice हुई तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं ना, वहां पे किस चीज के लिए, ताकि उन्हें जस्टिस प्रोवाइड हो जाए। तो जुडिशरी का मतलब यही होता है, जुडिशरी में क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो जुडिशरी क्या करती है, ये कोर्ट्स में क्या होता है कि किसी के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें क्लियर करा जाता है, ठीक है, और जुडिशरी क्या मेक श्योर करती है कि ये जो लॉज, जो कंट्री के लॉज हैं, सब लोग उन्हें ओबे करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर उन्हें पनिशमेंट फेस करना होगा, है ना। तो ये काम है जुडिशरी का। अब हमारे इंडिया में 3 टाइप के कोर्ट्स हो गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे लेवल पे आते हैं हाई कोर्ट, और थर्ड लेवल पे आते हैं लोकल कोर्ट, ओके। अब देखो, अब आते हैं हम अपने फोर्थ फीचर पे, विच इज फंडामेंटल राइट्स। ये मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। क्यों, क्योंकि ये जो राइट होते हैं ना, दीज आर रेफर्ड टू एज द कॉन्शाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन राइट्स का कितना ज्यादा इनका ऊंचा मकाम है, यानी कि इनको कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। क्या कहा गया है, इनको कॉन्शाइंस बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्शाइंस कहते हैं अंदर की आवाज को, है ना। तो देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंस क्यों है इनकी, बिकॉज दे प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। यानी कि अगर जो स्टेट है ना, हमारी कंट्री की, इवन जो अगर इंडिविजुअल्स हो या कोई भी, और या फिर हम जो कंट्री की गवर्नमेंट अगर वो ही हमारे अगेंस्ट में चली जाए ना, तो उसके लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये पावर प्रोवाइड कर दी है कि इन फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये जो मनमाना रूल है स्टेट का, है ना, ये जो एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा जो पावर ये एक्सरसाइज अगर करती है, ठीक है, गलत मिसयूज करती है, तो हमें प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू मिलेगी।
नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो ये वही वाली चीज कि अगर किसी इंडिविजुअल ने मेरा कोई राइट को इन्फ्रिंज करा, उसको वायलेट करा, हार्म पहुंचाने की कोशिश की, इंडिविजुअल हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, या अगर स्टेट ही मेरे अगेंस्ट में चली गई, तो तब भी मैं जाकर कोर्ट में क्या जस्टिस सीख कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में होता है। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, और ये कहाँ पे मिलते हैं, हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलते हैं। अब देखो फंडामेंटल राइट्स कितने तरीके के हैं, 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ फोटो से आपको दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं वन बाय वन। नंबर 1 इज राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सब लोग जो है दे आर इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, सबको सेम रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। अब आते हैं राइट टू फ्रीडम, यानी कि मुझे आज़ादी है कि मेरे जो थॉट्स है मैं उन्हें एक्सप्रेस कर पाऊँ, मैं इजीली किसी भी अपनी कंट्री के किसी भी हिस्से में जा सकूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी मनमानी करूंगी, है ना, कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं जो मेरी फ्रीडम पर लगेगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में लाउड वॉइस में म्यूजिक सुन रही हूँ और मेरी उस फ्रीडम की वजह से जो मेरे नेबर हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, दैट मीन्स ये चीज गलत है ना, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देखो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि आप किसी को लूट नहीं सकते। ठीक, अब देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे रिलीजन में, लेकिन आपको कोई फोर्स ना कर रहा हो, आप अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसका मतलब क्या होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं ना, उनको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो अपने कल्चर को और जो उनके जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनको एस्टेब्लिश कर सकते हैं टू प्रमोट देयर कल्चर, है ना, ताकि वो वैनिश ना हो जाए, है ना, तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो 6th इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये इन सब से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस राइट के अंदर क्या होता है कि अगर हमारे इनमें से कोई भी राइट अगर हमारा वायलेट कर दिया या हार्म पहुंचा दिया, तो क्या होगा, हम इस राइट का यूज करके कोर्ट में जाकर अपने लिए जस्टिस क्लेम कर सकते हैं, है ना, और वो रेमेडी हम वहां से ले सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दीज राइट्स। अब देखो लास्ट फीचर पे आते हैं, इट मीन्स सेक्युलरिज्म। देखो सेक्युलरिज्म क्या होता है, अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। दैट मीन्स कि जो स्टेट होती है ना, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो फेवर करती है, ना उसे सपोर्ट करती है, ना किसी दूसरे रिलीजन को अवॉइड करती है। दैट मीन्स जो जितने भी रिलीजन होते हैं ना एक कंट्री के अंदर, तो जो स्टेट होती है वो उन सब रिलीजन को इक्वल तरह से देखती है और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। ठीक है, दैट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है, इन द कंट्री। तो ये होता है हमारा सेक्युलरिज्म, इसका मतलब। ठीक है, तो और इस स्टेट को कहते हैं हम सेक्युलर स्टेट। ठीक है, सो दिस विद द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है, आई टोल्ड यू व्हाट दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट। तो ये जो 3 टॉपिक हमारे थे, वी कवर्ड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सो थैंक यू।